गिफ्ट में बेल्ट देने के लिए जा रही होती है। ये सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कब से ये बेल्ट खरीदना चाहता था और अब उसे बोनस मिल गया है, तो अगर ये उसे वो बेल्ट गिफ्ट करती है तो वो बहुत ही खुश होगा। अब जैसे ही वो डोर बेल बजाती है तो उसका बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलता है और शाव को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम तो ओवर टाइम वर्क कर रही थी ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी अंदर से एक लेडी की आवाज आती है जो कि पूछने लगती है कि कौन आया है। एंड देन वो बाहर आने लग जाती है तो यहाँ पर इसका बॉयफ्रेंड शाव को भगाने लग जाता है कि प्लीज तुम जाओ यहाँ से। एंड तभी वो लेडी यहाँ सामने आ जाती है और शाव को देखकर लीशा कहने लगती है, तो अच्छा यही वो अनलकी लड़की है जिसके बारे में तुम हमेशा बताया करते थे। तुम्हारी चॉइस कितनी बेकार है। यहाँ पर ये कहता है मिस यू, आखिर इसका कंपैरिजन मैं आपके साथ कैसे कर सकता हूँ, ये आपके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। शाव बहुत ही अपसेट हो जाती है और ली को गुस्से में चिल्लाने लग जाती है कि हम दोनों इतने टाइम से डेट कर रहे थे और तुमने मेरे साथ ये क्या किया। एंड देन वो यहाँ पर मिस यू को देखती है और शॉक्ड हो जाती है कि वो तो इसके बॉस है। एंड देन यहाँ पर मिस यू कहती है, अच्छा तो तुम मेरे कंपनी की एम्प्लॉय हो। ली कहता है कि मिस यू आप इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी मोटी एम्प्लॉय है और ये मेरी कुछ भी नहीं लगती। ली शाव कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं जिसे डेट कर रहा हूँ वो मेरी सीईओ है। शाव रोते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम इससे डेट कर रहे हो तो तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे। और तभी शाव की बॉस उसे कह देती है कि मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ, कल से तुम्हें कंपनी में आने की जरूरत नहीं है। और मिस्टर ली इसके हाथ में गिफ्ट दे देते हैं। कहता है अच्छा तो तुम मेरे लिए बेल्ट लेकर आई थी, तुम तो सच में मेरा पीछा छोड़ ही नहीं पा रही हो। और तभी मिस यू इसे चिल्लाती है। मिस यू चिल्लाती है कि आखिर तुम इतने मामूली से बेल्ट के लिए खुश क्यों हो रहे हो, अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो तुम्हें तो ऐसे 1000 बेल्ट मिल सकते हैं। तभी ये कहता है कि मिस यू आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एंड देन ये शाव के गिफ्ट को बाहर फेंक देता है और उसे भी बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देता है। एंड देन शाव बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और बाहर रास्ते में बैठकर रो रही होती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शाव अपने बॉयफ्रेंड को तो कॉलेज टाइम से ही डेट कर रही होती है और दोनों लोग एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। शाव रोते हुए सोचती है कि उसने उसके लिए इतना कुछ किया लेकिन वो उसके साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। अब शाव घर आने के बाद कॉमिक पढ़ते हुए स्नैक्स खाती है। सोच रही होती है कि कॉमिक वाले मेंस तो कितने ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन वो अचानक से फिर से रोने लग जाती है और सोचती है कि आखिर मैं इतनी ब्लाइंड कैसे हो सकती हूँ, आखिर मुझे इस तरह का मैन कैसे पसंद आ सकता है। लेकिन अब कोई बात नहीं, ब्रेकअप हो चुका है तो मुझे सैड होने की क्या जरूरत है। वैसे भी इस तरह के आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वो ऐसा बोल बोल कर और भी ज्यादा रोने लग जाती है और सोचती है लेकिन अब तो मेरे पास जॉब भी नहीं रही। एंड देन वो गॉड के ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि गॉड आखिर आप मेरे साथ इतना ज्यादा अनफेयर कैसे हो सकते हैं, क्या आप मुझे एक अच्छा लड़का ढूंढ कर नहीं दे सकते थे। जैसे ही शाव ऐसा बोलती है तो मैजिक हो जाता है। एंड देन उसके कॉमिक का हीरो बाहर आ जाता है। शाव उसे देख कर डर जाती है और कहती है आखिर तुम कौन हो और मेरे घर पर कैसे आ गए। तो ये बताता है कि मेरा नाम है फैन और तुम्ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। शाव कहती है मैंने तुम्हें बुलाया है। एंड देन वो याद करने लग जाती है कि अभी वो गॉड को चिल्ला कर यही कह रही थी कि उसे एक अच्छा लड़का चाहिए। फिर वो उसे कहती है कि मैं तो बस गॉड को ऐसे ही कंप्लेन कर रही थी। ये कहता है तुमने एकदम राइट टाइम और राइट जगह पर विश मांगी है, इसीलिए तुम्हारी विश पूरी हो गई है। तो यहाँ पर शाव कहती है यानी कि गॉड ने तुम्हें मुझे रिवॉर्ड के तौर पर दिया है। तो ये कहता है हाँ, लेकिन मैं सिर्फ 7 दिन तक ही एग्जिस्ट करने वाला हूँ और फिर 7 दिन के बाद मैं गायब हो जाऊंगा। शाव ये सुनकर सोचती है कि लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ। फैंग से बताने लग जाता है कि इन 7 दिनों में मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करने वाला हूँ, तुम मुझसे जो चाहे वो विश मांग सकती हो, लेकिन हाँ 7 दिन बाद मेरे द्वारा क्रिएट की हुई चीजें भी गायब हो जाएंगी। शाव सोचने लग जाती है कि मैं तो सच में सपना ही देख रही थी। एंड देन वो इससे कहती है कि ठीक है मैं विश मांगना चाहती हूँ, मुझे ब्यूटीफुल भी होना है और अमीर भी होना है। तो यहाँ पर हीरो कहता है एक्सक्यूज मी, ब्यूटीफुल होना और अमीर बनना ये दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन कोई बात नहीं तुम लकी हो, मेरे पास वो चीज है जिससे तुम ये दोनों विश पूरी कर पाओगी। एंड देन वो अपना कार्ड निकालता है और कहता है मेरे पास अनलिमिटेड पैसे हैं। तो फिर ये इसका कार्ड देखकर कहती है क्या सच में इसमें अनलिमिटेड पैसे हैं। एंड देन हीरो कहता है चलो अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हारी विशेष पूरी करूँ।
एंड देन वो इसे बाहर लेकर जाता है। यहाँ बहुत सारे गार्ड्स आते हैं। यहाँ पर ये सारे गार्ड्स मिलकर शाओ का वेलकम करते हैं और उसे कार में बैठने के लिए बोलने लगते हैं। शाओ खुद को देखती रह जाती है एंड देन वो कार में बैठकर सोचती है कि ये सपना तो बिल्कुल रियल जैसा लग रहा है। एंड देन वो फैंग का फेस पकड़कर सोचती है कि मैं सपने में इतना हैंडसम मैन देख रही हूँ। के बाद ये इसे सैलून लेकर जाता है एंड यहाँ बहुत सारे पैसे देकर इसका अच्छा सा मेकओवर करने के लिए कहता है। एंड देन वो उसके लिए महंगी महंगी ड्रेसेस खरीदता है। जब वो ड्रेस पहन कर आती है तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। कहता है कि बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हें आज का दिन अच्छा लगा? शाओ कहती है मुझे पता नहीं था कि रिच लोगों की दुनिया इतनी अच्छी होती है। ये कहता है अभी इतना ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एंड देन ये इसे एक विला के बाहर लेकर जाता है एंड यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स और मेड शाओ का वेलकम करते हैं। एंड देन शाओ यहाँ पर आकर कहती है कि अब टाइम आ गया है एंड आई थिंक मुझे सपने से बाहर निकल जाना चाहिए। एंड देन हीरो कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि तुम सपना देख रही हो? एंड देन ये कहती है तो क्या मैं सपना ही तो देख रही हूँ। ऐसा कहकर ये अपने आप को पिंच करती है। एंड देन ये सोचती है आखिर मुझे सपने में भी पेन कैसे हो रहा है। एंड देन शाओ को समझ में आता है कि ये सपना नहीं बल्कि रियलिटी है। एंड देन यहाँ पर सर्वेंट कहता है कि आपका डिनर रेडी है। एंड देन फैन शाओ को ले जाने के लिए अपना हाथ देता है एंड उसे लाकर सीट पर बैठाता है। यहाँ पर 5 स्टार के होटल में जो बहुत ही फेमस शेफ होता है उसने डिनर बनाया होता है। इतना अच्छा अरेंजमेंट देखकर शाओ कहती है कि ये तो सच में टीवी शो की तरह है। एंड देन पूछती है फैंग क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने ज्यादा अमीर कैसे हो? देन हीरो कहता है तुम्हें ये जानने की क्या जरूरत है, तुम सिर्फ वो लाइफ एंजॉय करो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। एंड देन शाओ कहती है यानी कि ये अमीर लोगों की लाइफ है। एंड देन ये सोचने लग जाती है क्या यही सब वो रीजन है जिसकी वजह से मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शाओ की नींद खुलती है कि चलो अब मैं तो अपने सपने से बाहर आ गई हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग तो यहीं पर बैठा होता है और वो शाओ को उठता हुआ देखता है। कहता है तुम उठ गई, तो उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहता है मैं तो यहाँ पर तुम्हारी विश पूरी करने के लिए आया हूँ। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो अब तक मेरे सपने से मुझे बाहर आ जाना चाहिए था क्योंकि मुझे तो काम पर भी जाना है। एंड देन शाओ को याद आता है कि अरे हाँ मैं तो भूल गई, मैं तो अब जॉब से फायर हो चुकी हूँ। ऐसा सोचकर वो अपसेट हो जाती है। हीरो कहता है कोई बात नहीं, चलो ना मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी ही एक कंपनी खरीद देता हूँ। ऐसा सुनकर ये हैरान हो जाती है। एंड देन वो अपने हीरो के साथ कंपनी के बाहर पहुँच गई है। कहती है कि ये कंपनी इस शहर की लार्जेस्ट मीडिया कंपनी है, तो क्या सच में बॉस तुम्हें ये कंपनी बेच देगी? ये कहती है हाँ क्योंकि हमारे पास पैसा है तो कोई भी कंपनी हम खरीद सकते हैं। शाओ कहती है लेकिन तुमने मुझे बताया था ना कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारी दी हुई सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हीरो कहता है अरे बुद्धू पैसे गायब होंगे लेकिन कंपनी थोड़ी ना गायब हो सकती है। एंड देन ये सोच में पड़ जाती है। एंड देन ये इसका हाथ पकड़कर कंपनी में अंदर लाता है। एक तरफ हम इस कंपनी की बॉस को देखते हैं, मिस लिन, जो कि ऑब्वियसली एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हमारी हीरोइन को चीट कर रही होती है। यहाँ ये सभी लोगों से कहती है कि आज ये हमारा लास्ट डे है क्योंकि अब ये कंपनी बिकने वाली है और ये काफी तारीफ कर रही होती है कि ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं जो मार्केट प्राइस पर डबल रेट देकर कंपनी खरीदे। तो अगर इतने पैसे में हम कंपनी बेचते हैं तो हमें ही प्रॉफिट होगा। यहाँ पर इसे पता चलता है कि इसके क्लाइंट आ गए हैं। एंड देन मिस यू बाहर आकर अपने क्लाइंट को देखती है। यहाँ आकर वो शाओ को देखकर ली को कहने लग जाती है कि ये तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना। तो वो भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। एंड देन मिस यू शाओ को चिल्लाती है कि मैंने तो तुम्हें फायर कर दिया था ना, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी में आने की। एंड देन ये भी शाओ को समझाने लग जाता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी तुम यहाँ कंपनी में ट्रबल क्रिएट करने के लिए आ गई हो। देखो चुपचाप से यहाँ से चली जाओ और मेरा काम मत खराब करो। लेकिन हमारी हीरोइन चिल्लाते हुए कहती है अबे चल हट यहाँ से। लेकिन फिर फैंग उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। ली चिल्लाने लगता है कि ओए आखिर तू है कौन? रुको रुको मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकाल कर बाहर फेंकता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देने लगता है तो फिर फैंग कहता है मिसियो से कहता है कि आपका ये बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप ही ने तो हमें यहाँ पर बुलाया था ना। मिसियो कहती है क्या तुम ये प्रेसिडेंट शाह हो जो यहाँ पर कंपनी खरीदने के लिए आए हो? एंड देन वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं नहीं बल्कि ये है। मिसियो को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सी लड़की है।
जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन करा है, या इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये ऐसी कंपनी खरीद सके। फ्रैंक कहता है कि ओहो मैंने ही तो इसे ये हिम्मत दिया है। एंड देन फ्रैंक अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है जो कि बहुत सारे पैसों के बैग्स खोल कर दिखाते हैं। एंड देन हीरो कहता है क्या इतने पैसे काफी होंगे या फिर और भी लगेंगे। मिस यू इतने सारे पैसे देखकर खुश हो जाती है एंड देन वो मान जाती है। एंड देन यहाँ पर वो हमारी हीरोइन को सीयू की चेयर पर बैठा देता है। एंड देन वो मिस यू से कहता है कि ये पैसे बहुत ही अच्छी चीज है। तो फिर वो कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम पैसों से मेरी बेइज्जती करने के लिए लगेंगे। मिस यू इतने सारे पैसे देखकर खुश हो जाती है एंड देन वो मान जाती है। एंड देन यहाँ पर वो हमारी हीरोइन को सीयू की चेयर पर बैठा देता है। एंड देन वो मिस यू से कहता है कि ये पैसे बहुत ही अच्छी चीज है। तो फिर वो कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम पैसों से मेरी बेइज्जती करने के लिए आए हो। तो हीरो कहता है नहीं, मैं तो यहाँ देखने के लिए आया हूँ ये पैसा मेरे लिए कर क्या सकता है। तो मेरी तरफ से ये पैसा लो और अपने इस बॉयफ्रेंड को यहाँ से निकाल दो। तो यहाँ पर जो ली होता है वो मिस यू को मनाने लग जाता है कि तुम मुझे इस तरह से छोड़ नहीं सकते। मिस यू फैंक से कहती है कि इतने कम पैसे से मैं इसे कैसे यहाँ से निकाल सकती हूँ। एंड देन फैंक कहता है क्या तुम्हें सच में पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी कंपनी को खरीदने के लिए डबल पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मिस यू कहती है आखिर तुम हो कौन जो कि इस मामूली सी लड़की के लिए इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो। फैंक उसे चिल्लाता है कि तुम अपने वर्ड्स को जरा ध्यान से यूज करो, क्योंकि अगर मेरा मूड चेंज हुआ तो मैं यहाँ से पैसे लेकर वापस जा सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने पैसों के बैग्स को बंद कराता है। तो यहाँ पर सभी शेयर होल्डर्स उसे रोकने लग जाते हैं, कहते हैं कि वो लोग इस बारे में और भी बात करना चाहते हैं। यहाँ पर वो लोग मिस यू को समझाते हैं कि इतना अच्छा ऑफर है, प्लीज आप खराब मत करो। एंड द बिलर्स में यू से कहने लग जाता है कि देखो ना, तुम मुझे इस तरह से छोड़ नहीं सकती, मैंने तुम्हारे लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा, तुम मुझे इस तरह से कैसे छोड़ सकती हो। एंड देन वो इसे पैरों से मारती हीरो से कहती है कि तुम मुझे डबल पैसे देने की बात कर रहे थे ना, तो चलो मुझे ये डील मंजूर है। फैंक ये देखकर खुश हो जाता है और ली से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें पैसे बहुत ही पसंद है, तो क्या तुम ये पैसे लौटा लेना चाहोगे। तो ये कहता है कि इन पैसों के लिए मुझे क्या करना होगा। तो यहाँ पर फ्रैंक कहता है कि उस लेडी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह बोली रकम देता हूँ, उसे जाकर तुम थप्पड़ लो, अपना रिवेंज लो। एंड देन वो उठकर जाता है एंड उस लड़की को थप्पड़ मारता है, कहता है कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुमने मुझे पैसों का लालच दिया और अब पैसों की ही वजह से तुम मुझे छोड़ रही हो। यहाँ ये लेडी इसके ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे पड़े थे और अब इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। और यहाँ पर गुस्से में मिस यू फैंक से पूछते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो ये कहता है कि तुम इस ली को लाइक करती थी ना, तो बस मैं चेक कर रहा था कि तुम दोनों सच में एक दूसरे को लाइक करते हो या नहीं। और अब मुझे पता चल रहा है कि तुम दोनों तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर ली फैंक से पूछता है कि सच में ये सारे पैसे मेरे हैं ना। एंड देन वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है। यहाँ पर शाओ आकर उसे कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुम जैसे बंदे को पसंद कर रही थी। ली को तो शाओ की बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो फैन से कहता है कि ब्रो देखो, अगर मैंने इस लड़की को ड्रग ना किया होता तो आज तुम दोनों साथ कैसे होते, यानी तुम दोनों का मैच मेकर तो मैं हूँ ना, तो तुम्हें तो मुझे और भी पैसे ऑफर करने चाहिए। यहाँ शाओ ली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा खराब इंसान हो। तो फैंक कहता है जाने दो, ऐसे इंसान से लड़ने से कोई मतलब ही नहीं है। एंड देन फैंक ली को और पैसों के लिए ऑफर देता है, कहता है अगर तुम सभी के सामने अभी सारी चीजें कन्फेस करोगे कि तुमने शाओ के साथ क्या क्या गलत किया है और अगर तुम अपने डिस्गस्टिंग बिहेवियर के बारे में सभी को बताओगे तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। ली और पैसों के लिए ये भी मान जाता है और जल्दी से टेबल पर चढ़कर सभी को बताने लगता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, है कि मैं बिल्कुल भी इंसान कहलाने लायक नहीं हूँ। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड शाओ को धोखा दिया, इसने मेरे लिए बहुत ही कुछ करा था और मेरी काफी हेल्प करी थी, लेकिन उसके इतने सारे पैसे यूज करने के बाद भी मैंने उसे चीट किया, लेकिन इसमें पूरी गलती मेरी नहीं है, सबकी सब मेरे बॉस की गलती है। इस मिस यू ने ही मुझे सिड्यूस करा था और तभी तो मैं पैसों के लिए इसकी जाल में फंस गया। शाओ यहाँ पर ली की बातें सुनकर रो रही है। तो फैंक कहता है देख लो, ये पर्सन तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, इसीलिए इसके बारे में सोचकर अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मिस यू यहाँ पर ली को चिल्लाने लगती है कि तुम तो मुझे ये कह रहे थे कि ये लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी है और ये लड़की बहुत ही अनलकी है, इसीलिए तुम मेरे साथ रहना चाहते हो और अगर तुमने मेरे बारे में और अगर एक शब्द बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसीलिए अपना मुंह बंद ही कर लो। कहता है मुझे इतने सारे पैसे मिल गए हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तुमसे डरूंगा। एंड देन ये सभी से कहता है कि आज मैं सिर्फ एक ही पर्सन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ,
जिसकी वजह से मुझे ये मिला है। एंड देन ये शाओ को थैंक यू बोलने लग जाता है। एंड देन फैंग के पास आकर कहता है कि अगर फ्यूचर में कभी और पैसों के लिए कोई और काम करना होगा तो तुम मुझे बोल सकते हो। ली इसका बिहेवियर ऐसा देखकर शाओ के लिए उसे रोना आ रहा होता है, लेकिन फैंग इसके आंसू पोंछता है। एंड देन वो उसे रोक लेती है। एंड देन वो ली से कहती है कि थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि अब तुम जैसे पर्सन के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। एंड देन वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके यहाँ से चली जाती है और इसके बॉस को इसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और ये मिसयूज सोच लेती है कि शाओ तुम्हारी वजह से मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद शाओ और फैंग कंपनी में घूम रहे होते हैं, लेकिन शाओ इतनी ज्यादा अपसेट होती है तो फैंग कहता है कि आखिर तुम मुंह लटका कर क्यों घूम रही हो? अब तो तुम इस कंपनी की बॉस हो तो तुम्हें कंपनी में घूमते वक्त काफी ज्यादा प्राउड फील करना चाहिए। शाओ कहती है मैं इसमें क्या ही खुश हूँ, मैंने अपनी यूथ एक ऐसे पर्सन को दे दी जो कि बहुत ही घटिया इंसान है। लेकिन चलो छोड़ो, अब मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन हो गया है। कहता है कि इसमें तो तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं, वो बंदा तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारे एफर्ट्स डिजर्व ही नहीं करता था। एंड यहाँ पर शाओ फैंग को थैंक यू कहने लग जाती है कि उसने उसकी विश पूरी करा और तो और उसकी कितनी हेल्प करा। अब यहाँ पर शाओ अपने एचआर मैनेजर को देखकर डरने लग जाती है और तो और फैंग से बताती है कि वो हमेशा मुझे परेशान करती है और मुझ पर गुस्सा करती है और आज तो मैं लेट आई हूँ, तो अगर वो मुझे देख लेती है तो मुझे छोड़ेगी नहीं। फैंग कहता है कि अब तो मैं इस कंपनी की बॉस हूँ। यहाँ पर तभी एचआर इसे देख लेती है एंड यहाँ आकर इसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि आज के इतने इम्पोर्टेंट दिन में भी शाओ तुम इतना लेट कैसे हो सकती हो, क्या तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करना है? तो शाओ तुरंत माफी मांगने लग जाती है, कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं करा। यहाँ पर एचआर उसे कहते हैं कि तुम एक न्यू कमर हो, अपने आप को समझती क्या हो, देखो तुम यहाँ पर काम करने लायक हो ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें फायर करती हूँ। लेकिन तभी फैंग एचआर से कहता है क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता या फिर तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? एचआर कहती है कि आखिर तुम हो कौन, क्या यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हुए हो? तो फैंग कहता है मैं शाओ का बॉयफ्रेंड हूँ। शाओ कहती है देखिए आप मिसअंडरस्टैंड मत करना, हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। एंड देन एचआर कहती है कि अब समझ में आ रहा है तुम्हारे पास अब बॉयफ्रेंड है, इसीलिए काम में ध्यान नहीं लगा रही। अब तुम फायर हो चुकी हो तो तुम अपने घर जाओ। लेकिन शॉन कहता है कि फायर तो मैं तुम्हें करता हूँ। ये कहती है तुम होते कौन हो, मैं यहाँ पर लोगों को फायर और हायर करती हूँ और कोई भी मुझे फायर नहीं कर सकता। एंड देन फ्रेंड कहता है ठीक है तो फिर तुम्हें आज फील हो ही जाएगा कि फायर होकर कैसा लगता है। बाकी लोग यहाँ पर शॉन से कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर कंपनी के न्यू बॉस के आने का इंतजार कर रहे हैं, हम उनका वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए शादी को तुम यहाँ से निकल जाओ, अब तुम्हारी इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। एंड देन एचआर शाओ से कहती है क्या तुम खुद यहाँ से निकलोगी या मैं धक्के मार कर निकलवाऊं? यहाँ शाओ कहती है आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम लोग यहाँ इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए आए हैं। तो एचआर कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम अब इस कंपनी की बॉस हो? तो शाओ कहती है हाँ मैं ही इस कंपनी की नई बॉस हूँ। यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि तुम आखिर इस कंपनी की बॉस कैसे बन सकती हो, क्या तुम खुले आंखों से सपने देख रही हो? यहाँ एक एम्प्लॉय शाओ का मजाक उड़ाते हुए उसे पुश कर देता है और वो नीचे फुटे हुए ग्लास पर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी जल्दी से फैंग शाओ को बचा लेता है। एंड देन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करता है जिसका नाम मिस्टर जू है। यहाँ पर किसी को भी यकीन नहीं होता कि आखिर ये बंदा है कौन जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को ऑर्डर दे रहा है। और तभी इतने में मिस्टर जू यहाँ पर भागते हुए पहुँचते हैं और फ्रेंड से सॉरी कहते हैं कि मैं लेट हो गया। एंड देन ये सिक्योरिटी गार्ड और सभी एम्प्लॉयज के ऊपर गुस्सा करता है कि आखिर वो लोग मिस्टर फैंग को इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और वो सभी को बताता है कि मिस्टर फैंग ये हमारे इस कंपनी के नए बॉस हैं और इस कंपनी के चेयरमैन है। फैंग कहता है नहीं आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कहता है मैं इस कंपनी का चेयरपर्सन नहीं हूँ बल्कि वो तो शाओ है। मिस्टर जू शाओ से भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करता है, कहता है कि फिर मिस्टर शाओ आपकी क्या ऑर्डर्स हैं? तो ये कहती है कि मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप कंपनी काफी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। एंड देन यहाँ ये एचआर तो डर जाती है कि शायद वो अब इस कंपनी की नई बॉस बन चुकी है और अब तो ये लड़की मुझे छोड़ेगी नहीं क्योंकि मैंने इसे बहुत बुली करा है। यहाँ जो एम्प्लॉय शाओ से बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं अब वो उससे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करने लग जाते हैं और ये एचआर भी उससे बहुत ही अच्छे से बात करती है, कहती है कि अब तुम हमारी कंपनी की नई बॉस हो और हम इस वजह से बहुत ही खुश हैं। लेकिन शैन उसे इससे दूर करता है। यहाँ फैंग कहता है आज मैं कुछ लोगों से कंपनी से निकालूंगा जो यहाँ रहने लायक है ही नहीं। और तभी एचआर से कहता है कि तुम अब तक शाओ को बुली करते आई थी ना और ये कह रही थी कि वो तुम्हारे सामने खड़ी होने लायक नहीं है और तो और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो अब शाओ के सामने तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो अब तुम शाओ के नीचे उसकी असिस्टेंट बनने का काम करोगी। एचआर कहती है मैं इतनी फेमस कॉलेज से पढ़कर आई हुई हूँ तो क्या मैं इतनी छोटे काम करूंगी?
यहाँ हीरो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी जैसे हरकतें हैं, तुम इस कंपनी में भी टिकने लायक नहीं हो। इसीलिए अगर तुम्हें ये काम नहीं करना है तो चुपचाप इस कंपनी से निकल जाओ, नहीं तो फिर ये काम करो। एंड देन वो यहाँ से चली जाती है और शॉ तो फैन को देखते ही रह जाती है और बहुत ही खुश होती है। बाकी एम्प्लॉयज जो कि शॉ की बेइज्जती कर रहे होते हैं, वो लोग उससे माफी मांगते हुए एक चांस मांगने लग जाते हैं। एंड देन वो फैन से कहती है हमें इन्हें एक बार तो माफ कर देना चाहिए और इन्हें एक चांस देना चाहिए क्योंकि कंपनी में इनकी जरूरत है। फैन कहता है कि देखो ये कंपनी तुम्हारी है, जाती है। एंड देन वो मान जाती है। एंड देन यहाँ पर वो हमारी हीरोइन को सीयू की चेयर पर बैठा देता है। एंड देन वो सीयू से कहता है कि ये पैसे बहुत ही अच्छी चीज है। तो फिर वो कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम पैसों से मेरी बेइज्जती करने के लिए आए हो? तो हीरो कहता है नहीं, मैं तो यहाँ देखने के लिए आया हूँ, ये पैसा मेरे लिए कर क्या सकता है, तो मेरी तरफ से ये पैसा लो और अपने इस बॉयफ्रेंड को यहाँ से निकाल दो। तो यहाँ पर जो ली होता है वो मिस यू को मनाने लग जाता है कि तुम मुझे इस तरह से छोड़ नहीं सकते। मिस यू फैन से कहती है कि इतने कम पैसे से मैं इसे कैसे यहाँ से निकाल सकती हूँ। एंड देन फैन कहता है कि क्या तुम्हें सच में पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी कंपनी को खरीदने के लिए डबल पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मिस यू कहती है आखिर तुम हो कौन जो कि इस मामूली सी लड़की के लिए इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो। फैन उसे चिल्लाता है कि तुम अपने वर्ड्स को जरा ध्यान से यूज करो क्योंकि अगर मेरा मूड चेंज हुआ तो मैं यहाँ से पैसे लेकर वापस जा सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने पैसों के बैग्स को बंद कराता है। तो यहाँ पर सभी शेयर होल्डर्स उसे रोकने लग जाते हैं, कहते हैं कि वो लोग इस बारे में और भी बात करना चाहते हैं। यहाँ पर वो लोग मिस यू को समझाते हैं कि इतना अच्छा ऑफर है, प्लीज आप खराब मत करो। एंड द बिलर्स में यू से कहने लग जाता है कि देखो ना, तुम मुझे इस तरह से छोड़ नहीं सकती, मैंने तुम्हारे लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा, तुम मुझे इस तरह से कैसे छोड़ सकती हो। एंड देन वो इसे पैरों से मारती हीरो से कह रही है कि तुम मुझे डबल पैसे देने की बात कर रहे थे ना, तो चलो मुझे ये डील मंजूर है। फैंग ये देखकर खुश हो जाता है और ली से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें पैसे बहुत ही पसंद है, तो क्या तुम ये पैसे लौटा लेना चाहोगे? तो ये कहता है कि इन पैसों के लिए मुझे क्या करना होगा। तो यहाँ पर फैंग कहता है कि उस लेडी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह बोली रकम देता हूँ, उसे जाकर तुम थप्पड़ लो, अपना रिवेंज लो। एंड देन वो उठकर जाता है एंड उस लड़की को थप्पड़ मारता है, कहता है कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुमने मुझे पैसों का लालच दिया और अब पैसों की ही वजह से तुम मुझे छोड़ रही हो। यहाँ ये लेडी इसके ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे पड़े थे और अब इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। और यहाँ पर गुस्से में मिस यू फैंग से पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो ये कहता है कि तुम इस ली को लाइक करती थी ना, तो बस मैं चेक कर रहा था कि तुम दोनों सच में एक दूसरे को लाइक करते हो या नहीं, और अब मुझे पता चल रहा है कि तुम दोनों तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर ली फैंग से पूछता है कि सच में ये सारे पैसे मेरे हैं ना। एंड देन वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है। यहाँ पर शाओ आकर उसे कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुम जैसे बंदे को पसंद कर रही थी। ली को तो शाओ की बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो फैंग से कहता है कि ब्रो देखो, अगर मैंने इस लड़की को ड्रग ना किया होता तो आज तुम दोनों साथ कैसे होते, यानी तुम दोनों का मैच मेकर तो मैं हूँ ना, तो तुम्हें तो मुझे और भी पैसे ऑफर करने चाहिए। यहाँ शाओ ली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा खराब इंसान हो। तो फैंग कहता है जाने दो, ऐसे इंसान से लड़ने से कोई मतलब ही नहीं है। एंड देन फैंग ली को और पैसों के लिए ऑफर देता है, कहता है अगर तुम सभी के सामने अभी सारी चीजें कन्फेस करोगे कि तुमने शाओ के साथ क्या क्या गलत किया है और अगर तुम अपने डिस्गस्टिंग बिहेवियर के बारे में सभी को बताओगे तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। ली और पैसों के लिए ये भी मान जाता है और जल्दी से टेबल पर चढ़कर सभी को बताने लगता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, है कि मैं बिल्कुल भी इंसान कहलाने लायक नहीं हूँ। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड शाओ को धोखा दिया, इसने मेरे लिए बहुत ही कुछ करा था और मेरी काफी हेल्प करी थी, लेकिन उसके इतने सारे पैसे यूज करने के बाद भी मैंने उसे चीट किया, लेकिन इसमें पूरी गलती मेरी नहीं है, सबकी सब मेरे बॉस की गलती है। इस मिस यू ने ही मुझे सीड्यूस करा था और तभी तो मैं पैसों के लिए इसकी जाल में फंस गया। शाओ यहाँ पर ली की बातें सुनकर रो रही हो रही है। तो फैंग कहता है देख लो, ये पर्सन तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, इसीलिए इसके बारे में सोचकर अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मिस यू यहाँ पर ली को चिल्लाने लगती है कि तुम तो मुझे ये कह रहे थे कि ये लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी है और ये लड़की बहुत ही अनलकी है, इसीलिए तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, और अगर तुमने मेरे बारे में और अगर एक शब्द बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसीलिए अपना मुंह बंद ही कर लो। कहता है मुझे इतने सारे पैसे मिल गए हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तुमसे डरूंगा? एंड देन ये सभी से कहता है कि आज मैं सिर्फ एक ही पर्सन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ,
जिसकी वजह से मुझे ये मिला है। एंड देन ये शाओ को थैंक यू बोलने लग जाता है। एंड देन फैंग के पास आकर कहता है कि अगर फ्यूचर में कभी और पैसों के लिए कोई और काम करना होगा तो तुम मुझे बोल सकते हो। ली इसका बिहेवियर ऐसा देखकर शाओ के लिए उसे रोना आ रहा होता है, लेकिन फैंग इसके आंसू पोंछता है। एंड देन वो उसे रोक लेती है। एंड देन वो ली से कहती है कि थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि अब तुम जैसे पर्सन के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। एंड देन वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके यहाँ से चली जाती है और इसके बॉस को इसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और ये मिसयूज सोच लेती है कि शाओ तुम्हारी वजह से मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद शाओ और फैंग कंपनी में घूम रहे होते हैं, लेकिन शाओ इतनी ज्यादा अपसेट होती है तो फैंग कहता है कि आखिर तुम मुंह लटका कर क्यों घूम रही हो? अब तो तुम इस कंपनी की बॉस हो तो तुम्हें कंपनी में घूमते वक्त काफी ज्यादा प्राउड फील करना चाहिए। शाओ कहती है मैं इसमें क्या ही खुश हूँ, मैंने अपनी यूथ एक ऐसे पर्सन को दे दी जो कि बहुत ही घटिया इंसान है। लेकिन चलो छोड़ो, अब मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन हो गया है। कहता है कि इसमें तो तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं, वो बंदा तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारे एफर्ट्स डिजर्व ही नहीं करता था। एंड यहाँ पर शाओ फैन को थैंक यू कहने लग जाती है कि उसने उसकी विश पूरी करा और तो और उसकी कितनी हेल्प करा। अब यहाँ पर शाओ अपने एचआर मैनेजर को देखकर डरने लग जाती है और तो और फैंग से बताती है कि वो हमेशा मुझे परेशान करती है और मुझ पर गुस्सा करती है और आज तो मैं लेट आई हूँ, तो अगर वो मुझे देख लेती है तो मुझे छोड़ेगी नहीं। फैंग कह रहा है कि अब तो मैं इस कंपनी की बॉस हूँ। यहाँ पर तभी एचआर इसे देख लेती है एंड यहाँ आकर इसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि आज के इतने इम्पोर्टेंट दिन में भी शाओ तुम इतना लेट कैसे हो सकती हो, क्या तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करना है? तो शाओ तुरंत माफी मांगने लग जाती है, कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं करा। यहाँ पर एचआर उसे कहते हैं कि तुम एक न्यू कमर हो, अपने आप को समझती क्या हो, देखो तुम यहाँ पर काम करने लायक हो ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें फायर करती हूँ। लेकिन तभी फैंग एचआर से कहता है क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता या फिर तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? एचआर कहती है कि आखिर तुम हो कौन, क्या यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हुए हो? तो फैंग कहता है मैं शाओ का बॉयफ्रेंड हूँ। शाओ कहती है देखिए आप मिसअंडरस्टैंड मत करना, हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। एंड देन एचआर कहती है कि अब समझ में आ रहा है तुम्हारे पास अब बॉयफ्रेंड है, इसीलिए काम में ध्यान नहीं लगा रही। अब तुम फायर हो चुकी हो तो तुम अब अपने घर जाओ। लेकिन शॉन कहता है कि फायर तो मैं तुम्हें करता हूँ। ये कहती है तुम होते कौन हो, मैं यहाँ पर लोगों को फायर और हायर करती हूँ और कोई भी मुझे फायर नहीं कर सकता। एंड देन फ्रेंड कहता है ठीक है तो फिर तुम्हें आज फील हो ही जाएगा कि फायर होकर कैसा लगता है। बाकी लोग यहाँ पर शॉन से कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर कंपनी के न्यू बॉस के आने का इंतजार कर रहे हैं, हम उनका वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए शादी को तुम यहाँ से निकल जाओ, अब तुम्हारी इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। एंड देन एचआर शाओ से कहती है क्या तुम खुद यहाँ से निकलोगी या मैं धक्के मार कर निकलवाऊं? यहाँ शाओ कहती है आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम लोग यहाँ इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए आए हैं। तो एचआर कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम अब इस कंपनी की बॉस हो? तो शाओ कहती है हाँ मैं ही इस कंपनी की नई बॉस हूँ। यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि तुम आखिर इस कंपनी की बॉस कैसे बन सकती हो, क्या तुम खुले आंखों से सपने देख रही हो? यहाँ एक एम्प्लॉय शाओ का मजाक उड़ाते हुए उसे पुश कर देता है और वो नीचे फूटे हुए ग्लास पर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी जल्दी से फैंग शाओ को बचा लेता है। एंड देन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करता है जिसका नाम मिस्टर जू है। यहाँ पर किसी को भी यकीन नहीं होता कि आखिर ये बंदा है कौन जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को ऑर्डर दे रहा है। और तभी इतने में मिस्टर जू यहाँ पर भागते हुए पहुँचते हैं और फ्रेंड से सॉरी कहते हैं कि मैं लेट हो गया। एंड देन ये सिक्योरिटी गार्ड और सभी एम्प्लॉयज के ऊपर गुस्सा करता है कि आखिर वो लोग मिस्टर फैंग को इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और वो सभी को बताता है कि मिस्टर फैंग ये हमारे इस कंपनी के नए बॉस है और इस कंपनी की चेयरमैन है। फैंग कहता है नहीं आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कहता है मैं इस कंपनी का चेयरपर्सन नहीं हूँ बल्कि वो तो शाओ है। मिस्टर जू शाओ से भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करता है, कहता है कि फिर मिस्टर शाओ आपकी क्या ऑर्डर्स हैं? तो ये कहती है कि मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप कंपनी काफी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। एंड देन यहाँ ये एचआर तो डर जाती है कि शायद वो अब इस कंपनी की नई बॉस बन चुकी है और अब तो ये लड़की मुझे छोड़ेगी नहीं क्योंकि मैंने इसे बहुत बुली करा है। यहाँ जो एम्प्लॉय शाओ से बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं अब वो उससे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करने लग जाते हैं और ये एचआर भी उससे बहुत ही अच्छे से बात करती है, कहती है कि अब तुम हमारी कंपनी की नई बॉस हो और हम इस वजह से बहुत ही खुश हैं। लेकिन शन उसे इससे दूर करता है। यहाँ फैंग कहता है आज मैं कुछ लोगों से कंपनी से निकालूंगा जो यहाँ रहने लायक है ही नहीं। और तभी एचआर से कहता है कि तुम अब तक शाओ को बुली करते आई थी ना और ये कह रही थी कि वो तुम्हारे सामने खड़ी होने लायक नहीं है और तो और उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
तो अब शाओ के सामने तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो अब तुम शाओ के नीचे उसकी असिस्टेंट बनने का काम करोगी। एचआर कहती है मैं इतनी फेमस कॉलेज से पढ़कर आई हुई हूँ, तो क्या मैं इतनी छोटे काम करूंगी। यहाँ हीरो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी जैसे हरकतें हैं तुम इस कंपनी में भी टिकने लायक नहीं हो, इसीलिए अगर तुम्हें ये काम नहीं करना है तो चुपचाप इस कंपनी से निकल जाओ, नहीं तो फिर ये काम करो। एंड देन वो यहाँ से चली जाती है और शाओ तो फैन को देखते ही रह जाती है और बहुत ही खुश होती है। बाकी एम्प्लॉयज जो कि शाओ की बेइज्जती कर रहे होते हैं वो लोग उससे माफी मांगते हुए एक चांस मांगने लग जाते हैं। एंड देन वो फैन से कहती है हमें इन्हें एक बार तो माफ कर देना चाहिए और इन्हें एक चांस देना चाहिए क्योंकि कंपनी में इनकी जरूरत है। फैन कहता है कि देखो ये कंपनी तुम्हारी है तो तुम्हारा जब भी मन करेगा लोगों को हायर और फायर तुम कर सकती हो। ऐसा सुनकर शाओ बहुत ही खुश होती है। यहाँ बाकी एम्प्लॉयज उसके पास आकर थैंक यू भी कहते हैं, कहती है कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है। एंड देन ये अपने सीईओ वाले ऑफिस आ जाती है और उसका असिस्टेंट उससे उसके नए प्रपोजल वाले का अरेंजमेंट दिखाता है। यहाँ पर वो एक नए सिंगिंग कॉर्पोरेशन का होता है। शाओ पोस्टर देखकर कहती है कि अच्छा तो ये शो हमारी कंपनी प्रोड्यूस करने वाली है, तो ये अब तक का फेमस म्यूजिक शो होने वाला है, इसी वजह से हमारी कंपनी को तो बहुत ही फायदा हुआ है। यहाँ ये इस पोस्टर में अपने फेवरेट आइडिया को देखकर बहुत खुश होती है, सोचती है खुद का नाम बिनिंग करवा लिया था और इसी वजह से ये हार गई, जिसके बाद मेरा सिंगर बनने का सपना टूट गया था। यहाँ इसे कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो सिर्फ 7 दिन के लिए रहने आए हो। फैंक कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं मुझे यकीन है कि तुम अच्छा करोगी और अपना ड्रीम जरूर पूरा करोगी। शाओ कहती है तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गायब होने के बाद ये कंपनी मेरी रहेगी या नहीं। तो ये कहता है ऑफ कोर्स रहेगी क्योंकि हमने पहले ही पैसों से शेयर्स खरीद लिए हैं, तो पैसे तो गायब हो जाएंगे लेकिन शेयर्स तो तुम्हारे रहेंगे। ये कहती है वेल मेरे और विशेष का क्या। तो फिर ये इसका फेस पकड़ कर कहता है कि क्या तुम अपनी ब्यूटी की बात कर रही हो। शाओ इसे समझाता है कि तुम्हें अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए, तुम्हारा टैलेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। शाओ बहुत ही खुश होती है और कहती है ठीक है काफी लेट हो रहा है तो अब हमें घर चलना चाहिए। इसके बाद शाओ सो रही होती है एंड फैन उसे देख रहा होता है। यहाँ वो सपने में कह रही होती है कि मैं ये कर सकती हूँ और ये सोचता है कि ये लड़की तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक हफ्ता हो गया है और मेरे जाने का टाइम आ गया है, तो क्या इसने अपनी नेक्स्ट विश करी होगी। एंड तभी फैन झांककर मिस यू को देखता है जो कि किसी गुंडे के साथ में होते हैं, जिन्हें उन्हें फोन करके बता दिया होता है कि शाओ इसी के साथ इस बिल्डिंग में रह रही है। डिटेक्टिव मिस यू को बताता है कि उस रिचमैन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि वो कहाँ से आया है और कहाँ रहता है ये भी पता नहीं है। ये कहती है तुम लोग सच में यूजलेस हो, आखिर वो बंदा इतना मिस्टीरियस क्यों है कि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा। देन ये उस गुंडे को काम देती है कि तुम्हें मेरे लिए उस शाओ को मारना है। कहता है कि ठीक है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हम देखते हैं कि फैन इन लोगों की सारी बातें सुन लेता है और सोचता है कि ये लड़की सच में मुसीबत में पड़ने वाली है। एंड देन फैन कहता है शाओ तुम मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी जगह पर डिसीजन ले रहा हूँ। एंड देन वो यहाँ समझ जाता है कि नेक्स्ट टाइम उसे कॉमिक के किस हीरो को यहाँ बुलाना है जो कि शाओ की हेल्प करे तो और उसे प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है तो वो उसे आवाज दे रही होती है, तो यहाँ वो देखती है कि यहाँ फैन नहीं बल्कि कोई और ही होता है। ये उस बंदे को देखकर शॉक बच जाती है। ये इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड है और इसका नाम है फू। यहाँ वो अपना शर्ट वर्ट पहन रहा होता है। शाओ यहाँ इसकी बॉडी ही घूरती रह जाती है और कहती है तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बंदा इसे हेलो कहता है, कहती है कि मास्टर आप ही ने तो विश किया था ना, तो मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे यहाँ पर ब्रदर फैंग ने भेजा है। शाओ कहती है कि वो कहाँ चला गया। एंड देन ये काउंट करती है कि 7 दिन इतने जल्दी गुजर गए। कहती है सच में फैंग बहुत ही ज्यादा बुरा है जो मुझे कुछ कहे बिना ही चला गया, कम से कम एक बाय तो बोल कर ही चला जाता। तभी फू इसके नजदीक आकर इसे देख रहा होता है तो ये बहुत ज्यादा शाय फील करती है और कहती है कि तुम्हें मुझे मास्टर कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से ही पुकारो, मेरा नाम शाओ है और अगर मुझे मास्टर कहकर पुकारोगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा। ये सोचने लगती है कि अगर फ्रैंक ने अपना डिसीजन लेकर इसे यहाँ पर भेजा है तो जरूर उसका कोई रीजन होगा। लेकिन ये इससे पूछती है कि चलो तुम मुझे बताओ कि फ्रैंक का कैरेक्टर तो ओवरबियरिंग बॉस का था, तो तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। और तभी अचानक से फू को यहाँ एक कॉकरोच दिख जाता है तो वो उसे फटाक से मार देता है। तो ये कहती है ओह अच्छा तो तुम एक कुंग फू मास्टर हो। फू कहता है कि अब से तुम अपनी पर्सनल सेफ्टी की जिम्मेदारी मुझे दे दो। ये सोचती है कि मैं तो आज तक सेफ रही हूँ, मुझे तो किसी सेफ्टी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये सोचती है कि मुझे इसकी भी तो बात माननी पड़ेगी। फिर कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे सच में एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। एंड देन ये सोचती है कि वैसे अब तो मैं कंपनी की चेयरवुमन बन गई हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा रिच हो गई हूँ, तो इसका मतलब कि मुझे एक बॉडीगार्ड रखना ही पड़ेगा
और फैंग ने इसे मेरे लिए बहुत ही सोच समझ कर चुना है। यहाँ फू इससे पूछता है कि तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी विश क्या है। एंड देन ये सोचती है कि अब वो अपना सिंगर बनने का ड्रीम पूरा करेगी, इसीलिए वो यहाँ पर कंपटीशन के लिए पहुँच जाती है। यहाँ जो भी पार्टिसिपेंट सिंगिंग कंपटीशन के लिए आए हुए होते हैं उन्हें बिल्कुल भी अच्छी सिंगिंग नहीं आ रही होती है, तो जजेस सोचते हैं कि इस साल के पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हम देखते हैं कि शीन नाम की लड़की भी यहाँ पर जज होती है और जैसे ही वो यहाँ पर शाओ को देख लेती है कहती है तुम इतने ओल्ड होने के बाद भी यहाँ पर आ गई, क्या हुआ तुम्हारा सिंगर बनने का ड्रीम फिर से जाग गया। शाओ कहती है जब तुम जैसी पर्सन इस कंपटीशन की जज बन सकती है तो आखिर मैं यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने क्यों नहीं आ सकती। शिन कहती है ठीक है मैं भी देख लेती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो, क्योंकि जज मैं हूँ तो डिसीजन मेरा होगा। कहती है कि इस स्टेज पर इंसाफ के साथ ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं और तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। शिन कहती है ठीक है फिर देख लेते हैं। एंड देन वो यहाँ से चली जाती है। एंड देन ये पूछता है कि आखिर वो लड़की कौन थी और तभी इतने में यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि शाओ का नंबर आ गया है। एंड देन शाओ जब स्टेज पर सिंगिंग करने के लिए जाती है तो सभी ऑडियंस को उसकी सिंगिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और साथ ही साथ जजेस को भी। शिन को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है। एंड देन वो उसके सिंगिंग के बारे में बुराई करती है क्योंकि उसकी सिंगिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे छोड़कर बाकी सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और जजेस भी शाओ से कहते हैं कि उसने शाओ को पास कर लिया है। शाओ बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है एंड यहाँ फू से आकर पूछती है कि बताओ मेरी सिंगिंग कैसी थी। फू कहता है तुमने तो सच में बहुत ही अच्छा गाया। एंड देन शाओ सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है एंड देन वो इस कंपटीशन की विनर बन जाती है। यहाँ पर जो आइडियल होता है उसे शाओ की सिंगिंग बहुत ही पसंद आती है और वो उसकी काफी तारीफ करता है। हम देखते हैं कि ये म्यूजिक शो टीवी में आ रहा होता है और शीन यहाँ पर किसी क्लाइंट के साथ में होती है और वो तो शाओ को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है कि इस न्यू कमर की तो सिंगिंग कितनी अच्छी, अगर हम इसे कंपनी में लेते हैं तो हमारा बहुत ही फायदा होगा। और ये तो शाओ की बुराई करने लग जाती है, कहते हैं कि मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसीलिए इसे बिल्कुल भी मत लेना। एंड देन ये मिस्टर तुरंत मान जाता है, कहता है तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारी बात ही सुनूंगा, ये तो सिर्फ एक न्यू कमर है, ऐसे कई आएंगी और कई जाएंगी। दूसरी तरफ हम फू को देखते हैं जो कि उसे कांग्रेचुलेट कर रहा होता है कंपटीशन जीतने के लिए, कहता है कि मेरी मास्टर सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर ये कहती है तुम्हारी लाइन सच में बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है, तुम मुझे मास्टर क्यों कह रहे हो, क्या ये लाइन सेट हो चुकी है, क्या हम इस लाइन को चेंज नहीं कर सकते। कहता है कि मुझे तो ये लाइंस बहुत ही पसंद है, इससे ही पता चलता है कि आखिर मैं किसका हूँ और मेरी मास्टर कौन है। शाओ कहती है अच्छा ठीक है तुम्हें जो बोलना है बोल लो। कहता है कि वैसे मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, जो मेरे साथ रहता है उसके साथ सब अच्छा ही होता है। शाओ कहती है इसका मतलब तुम अपने आप को लकी बैट कह रहे हो। एंड देन वो उसकी बॉडी की तारीफ करने लग जाती है कि वो सच में एक टीवी शो के लिए सुटेबल है। एंड देन ये इसके काफी क्लोज आकर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे मास्टर को मेरा अपीयरेंस काफी ज्यादा पसंद है। शाओ सोचने लग जाती है कि इस बार का कॉमिक कैरेक्टर काफी ज्यादा डेयरिंग है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि एंजॉय कर रहा होता है, लड़कियों से कहता है कि अब तो मेरे पास पैसे ही पैसे हैं, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मेरे खुशी वाले दिन चल रहे हैं। और तभी यहाँ वेटर आकर ली को बिल भरने के लिए कहता है कि सिर्फ 36,000 ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और फिर ये अपना पर्स खोलकर तुरंत ही पैसे देने वाला होता है, लेकिन पर्स में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। ये देखकर ऐसा शॉक्ड हो जाता है, अपने पॉकेट्स वगैरह चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पर भी पैसे नहीं मिलते और न ही अपना कोई कार्ड मिलता है। एंड देन ये वेटर को लेकर अपने होटल रूम में जाता है, कहता है फिक्र मत करो मेरे पास बहुत पैसे हैं। एंड देन ये सारे पैसों का बैग खोलकर उसे दिखाने लगता है कि देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। तो वेटर चिल्लाता है कौन से पैसे, तो ये भी ऐसा देखकर शॉक्ड हो जाता है कि इन सब में तो कोई पैसे ही नहीं है। वेटर चिल्लाने लगता है कि तुम तो सिर्फ एक फ्रॉड हो जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा फायदा उठाने के लिए आए थे। एक तो तुम हमारे बार में आकर सारी महंगी महंगी ड्रिंक कर लिए और टॉप मॉडल्स को हायर भी कर लिया और बिल भरने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ली चिल्लाते हुए कहता है कि मैं एक मल्टी मिलियनर हूँ, मेरे बारे में ऐसा मत बोलो और जरूर तुमने ही पैसे चुराए होंगे और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। रुको अपने मैनेजर को यहाँ पर बुलाओ। ये यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है जो कि ली को पकड़कर यहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। ली कहता है कि मेरे पैसों के बारे में पता लगाओ, मेरे पैसे कहाँ चले गए। ये लोग इसकी कोई बकवास नहीं सुनते हैं और होटल से इसे बाहर निकाल कर इसके कपड़े वगैरह भी फाड़ देते हैं। इन लोगों से कहता है कि जरूर तुम लोगों ने ही मेरे पैसे चुराए हो ना।
वेटर कहता है अगर फिर से तुमने हम पर झूठा इल्जाम लगाया या फिर से बकवास करा तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचकर जाओगे। ऐसा बोलकर वो लोग अपने होटल में चले जाते हैं। ली सोचने लगता है बिना पैसों के अब मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। तो फिर ये सोचता है कि शाह तो अमीर हो चुकी है और अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं वापस से अमीर हो जाऊंगा। यहाँ हम मिस यू को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है कि उसके अकाउंट में से सारे पैसे गायब हो गए हैं। ये सुनकर ये शॉक्ड होती है। सोचने लगती है कि शाह और उस मिस्टीरियस मैन ने मेरी कंपनी खरीदे थे। उन लोगों ने ही मुझे इतने सारे पैसे दिए थे तो जरूर इन लोगों का उन सबसे ही कुछ लेना देना होगा। मिस यू अपने उस गुंडे को कॉल करती है जिसने उसको हायर करा था और पूछती है कि उसने जो काम दिया था वो हुआ या नहीं। और फिर वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे बताता है कि विला तो पूरा खाली है, वहाँ पर कोई है ही नहीं। ये लोग शाह को ढूंढने के लिए जाते हैं। सोचती है आखिर ऐसा कैसे, क्या उन लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता लग गया। लेकिन एक गुंडा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो यहाँ पर नजर रखा था और मुझे वो शाह के साथ वाला मिस्टीरियस मैन नजर भी नहीं आया। डिटेक्टिव यहाँ पर सारी फोटोज देखकर बता बंदे के तो सारे फोटोज भी गायब हो गए हैं। ये ऐसा सुनकर हैरान हो जाती है। सोचती है कि आखिर ये चीजें कैसे हो सकती हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ वो लड़की ही हमें उस मिस्टीरियस मैन के बारे में बता सकती है। लेकिन सोचती है कि आखिर शाह सीक्रेटली कहाँ पर जाकर छुप गई है। और तभी ये लोग कंपटीशन की न्यूज देख लेते हैं और ये लोग को पता लग जाता है कि शाह सिंगिंग कंपटीशन के लिए गई हुई है। फिर हम देखते हैं कि शाह फो के साथ में होती है और तभी यहाँ पर स्टार कंपनी के असिस्टेंट का सीईओ आ जाता है और कहता है कि मेरे बॉस मिस्टर वांग आपसे मिलना चाहते हैं। आप काफी टैलेंटेड हो और मेरे बॉस को काफी पसंद आई हो तो आपसे वो बात करना चाहते हैं। कहता है कि देखो तुम कितनी ज्यादा टैलेंटेड हो कि तुम लोगों को एक ही बार में पसंद आ जा रही हो। जब वो बात करने जाती है तो असिस्टेंट कहता है कि फिर उसके साथ अंदर नहीं जा सकता। मिस्टर वांग से अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कहते हैं कि वो उसे अपनी कंपनी का आर्टिस्ट बनाना। यहाँ इसे कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो सिर्फ 7 दिन के लिए रहने आए हो। फ्रैंक कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, मुझे यकीन है कि तुम अच्छा करोगी और अपना ड्रीम जरूर पूरा करोगी। शाह कहती है तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गायब होने के बाद ये कंपनी मेरी रहेगी या नहीं। तो ये कहता है ऑफ कोर्स रहेगी, क्योंकि हमने पहले ही पैसों से शेयर्स खरीद लिए हैं तो पैसे तो गायब हो जाएंगे लेकिन शेयर्स तो तुम्हारे रहेंगे। ये कहती है वेल मेरे और विशेष का क्या। तो फिर ये इसका फेस पकड़ कर कहता है कि क्या तुम अपनी ब्यूटी की बात कर रही हो। शाह इसे समझाता है कि तुम्हें अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए, तुम्हारा टैलेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। शाह बहुत ही खुश होती है और कहती है ठीक है काफी लेट हो रहा है तो अब हमें घर चलना चाहिए। इसके बाद शाह सो रही होती है एंड फैंग उसे देख रहा होता है। यहाँ वो सपने में कह रही होती है कि मैं ये कर सकती हूँ और ये सोचता है कि ये लड़की तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन 1 हफ्ता हो गया है और मेरे जाने का टाइम आ गया है तो क्या इसने अपनी नेक्स्ट विश करी होगी। एंड तभी फैंग विंग झांककर मिस यू को देखता है जो कि किसी गुंडे के साथ में होते हैं। जिन्हें उन्हें फोन करके बता दिया होता है कि शाह इसी के साथ इस बिल्डिंग में रह रही है। डिटेक्टिव मिस यू को बताता है कि उस रिचमैन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि वो कहाँ से आया है और कहाँ रहता है ये भी पता नहीं है। ये कहती है तुम लोग सच में यूजलेस हो, आखिर वो बंदा इतना मिस्टीरियस क्यों है कि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा। दिन ये उस गुंडे को काम देती है कि तुम्हें मेरे लिए उस शाह को मारना है। कहता है कि ठीक है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हम देखते हैं कि फैंग इन लोगों की सारी बातें सुन लेता है और सोचता है कि ये लड़की सच में मुसीबत में पड़ने वाली है। एंड देन फैंग कहता है शाह तुम मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी जगह पर डिसीजन ले रहा हूँ। एंड देन वो यहाँ समझ जाता है कि नेक्स्ट टाइम उसे कॉमिक के किस हीरो को यहाँ बुलाना है जो कि शाह की हेल्प करे तो और उसे प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है तो वो उसे आवाज दे रही होती है तो यहाँ वो देखती है कि यहाँ फैंग नहीं बल्कि कोई और ही होता है। ये उस बंदे को देखकर शॉक्ड हो जाती है। ये इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड है और इसका नाम है फू। यहाँ वो अपना शर्ट वर्ट पहन रहा होता है। शाह यहाँ इसकी बॉडी ही घूरती रह जाती है और कहती है तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बंदा इसे हेलो कहता है। कहती है कि मास्टर आप ही ने तो विश किया था ना, तो मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे यहाँ पर ब्रदर फैंग ने भेजा है। शाह कहती है कि वो कहाँ चला गया। एंड देन ये काउंट करती है कि 7 दिन इतने जल्दी गुजर गए। कहती है सच में फैंग बहुत ही ज्यादा बुरा है जो मुझे कुछ कहे बिना ही चला गया, कम से कम एक बाय तो बोल कर ही चला जाता। तभी फू इसके नजदीक आकर इसे देख रहा होता है तो ये बहुत ज्यादा शाय फील करती है और कहती है कि तुम्हें मुझे मास्टर कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से ही पुकारो, मेरा नाम शाह है और अगर मुझे मास्टर कहकर पुकारोगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा। ये सोचने लगती है कि अगर फ्रैंक ने अपना डिसीजन लेकर इसे यहाँ पर भेजा है तो जरूर उसका कोई रीजन होगा। लेकिन ये इससे पूछती है कि चलो तुम मुझे बताओ कि फ्रैंक का कैरेक्टर तो ओवरबियरिंग बॉस का था, तो तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। और तभी अचानक से फू को यहाँ एक कॉकरोच दिख जाता है तो वो उसे फटाक से मार देता है। तो ये कहती है ओह अच्छा तो तुम एक कुंग फू मास्टर हो। फू कहता है कि अब से तुम अपनी पर्सनल सेफ्टी की जिम्मेदारी मुझे दे दो। ये सोचती है कि मैं तो आज तक सेफ रही हूँ
मुझे तो किसी सेफ्टी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये सोचती है कि मुझे इसकी भी तो बात माननी पड़ेगी। फिर कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे सच में एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। एंड देन ये सोचती है कि वैसे अब तो मैं कंपनी की चेयरवुमन बन गई हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा रिच हो गई हूँ, तो इसका मतलब कि मुझे एक बॉडीगार्ड रखना ही पड़ेगा। और फैंग ने इसे मेरे लिए बहुत ही सोच समझ कर चुना है। याफू इससे पूछता है कि तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी विश क्या है। एंड देन ये सोचती है कि अब वो अपना सिंगर बनने का ड्रीम पूरा करेगी, इसीलिए वो यहाँ पर कंपटीशन के लिए पहुँच जाती है। यहाँ जो भी पार्टिसिपेंट सिंगिंग कंपटीशन के लिए आए हुए होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी अच्छी सिंगिंग नहीं आ रही होती है। तो जजेस सोचते हैं कि इस साल के पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हम देखते हैं कि शीन नाम की लड़की भी यहाँ पर जज हो रही है, और जैसे ही वो यहाँ पर शाओ को देख लेती है, कहती है तुम इतने ओल्ड होने के बाद भी यहाँ पर आ गई, क्या हुआ तुम्हारा सिंगर बनने का ड्रीम फिर से जाग गया? शाओ कहती है जब तुम जैसी पर्सन इस कंपटीशन की जज बन सकती है, तो आखिर मैं यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने क्यों नहीं आ सकती? शिन कहती है ठीक है, मैं भी देख लेती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो, क्योंकि जज मैं हूँ तो डिसीजन मेरा होगा। कहती है कि इस स्टेज पर इंसाफ के साथ ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं और तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। शाइन कहती है ठीक है, फिर देख लेते हैं। एंड देन वो यहाँ से चली जाती है। एंड देन ये पूछता है कि आखिर वो लड़की कौन थी, और तभी इतने में यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि शाओ का नंबर आ गया है। एंड देन शाओ जब स्टेज पर सिंगिंग करने के लिए जाती है, तो सभी ऑडियंस को उसकी सिंगिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, और साथ ही साथ जजेस को भी। शिन को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है। एंड देन वो उसके सिंगिंग के बारे में बुराई करती है, क्योंकि उसकी सिंगिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन उसे छोड़कर बाकी सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, और जजेस भी शाओ से कहते हैं कि उसने शाओ को पास कर लिया है। शाओ बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है। एंड यहाँ फू से आकर पूछती है कि बताओ मेरी सिंगिंग कैसी थी। फू कहता है तुमने तो सच में बहुत ही अच्छा गाया। एंड देन शाओ सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है। एंड देन वो इस कंपटीशन की विनर बन जाती है। यहाँ पर जो आइडियल होता है उसे शाओ की सिंगिंग बहुत ही पसंद आती है, और वो उसकी काफी तारीफ करता है। हम देखते हैं कि ये म्यूजिक शो टीवी में आ रहा होता है, और शीन यहाँ पर किसी क्लाइंट के साथ में होती है, और वो तो शाओ को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है कि इस न्यू कमर की तो सिंगिंग कितनी अच्छी है, अगर हम इसे कंपनी में लेते हैं तो हमारा बहुत ही फायदा होगा। दिन इतनी जल्दी गुजर गया कि ये सच में फैंग बहुत ही ज्यादा बुरा है, जो मुझे कुछ कहे बिना ही चला गया। कम से कम एक बाय तो बोल कर ही चला जाता। तभी फू इसके नजदीक आकर इसे देख रहा होता है, तो ये बहुत ज्यादा शाय फील करती है और कहती है कि तुम्हें मुझे मास्टर कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से ही पुकारो, मेरा नाम शाओ है, और अगर मुझे मास्टर कहकर पुकारोगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा। ये सोचने लगती है कि अगर फैंग ने अपना डिसीजन लेकर इसे यहाँ पर भेजा है तो जरूर उसका कोई रीजन होगा। लेकिन ये इससे पूछती है कि चलो तुम मुझे बताओ कि फैंग का कैरेक्टर तो ओवरबियरिंग बॉस का था, तो तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? और तभी अचानक से फू को यहाँ एक कॉकरोच दिख जाता है, तो वो उसे फटाक से मार देता है। तो ये कहती है ओह अच्छा, तो तुम एक कुंग फू मास्टर हो। फू कहता है कि अब से तुम अपनी पर्सनल सेफ्टी की जिम्मेदारी मुझे दे दो। ये सोचती है कि मैं तो आज तक सेफ रही हूँ, मुझे तो किसी सेफ्टी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये सोचती है कि मुझे इसकी भी तो बात माननी पड़ेगी। फिर कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे सच में एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। एंड देन ये सोचती है कि वैसे अब तो मैं कंपनी की चेयरवुमन बन गई हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा रिच हो गई हूँ, तो इसका मतलब कि मुझे एक बॉडीगार्ड रखना ही पड़ेगा। और फैंग ने इसे मेरे लिए बहुत ही सोच समझ कर चुना है। यहाँ फू इससे पूछता है कि तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी विश क्या है। एंड देन ये सोचती है कि अब वो अपना सिंगर बनने का ड्रीम पूरा करेगी, इसीलिए वो यहाँ पर कंपटीशन के लिए पहुँच जाती है। यहाँ जो भी पार्टिसिपेंट सिंगिंग कंपटीशन के लिए आए हुए होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी अच्छी सिंगिंग नहीं आ रही होती है, तो जजेस सोचते हैं कि इस साल के पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हम देखते हैं कि शीन नाम की लड़की भी यहाँ पर जज हो रही है, और जैसे ही वो यहाँ पर शाओ को देख लेती है, कहती है तुम इतने ओल्ड होने के बाद भी यहाँ पर आ गई, क्या हुआ तुम्हारा सिंगर बनने का ड्रीम फिर से जाग गया? शाओ कहती है जब तुम जैसी पर्सन इस कंपटीशन की जज बन सकती है, तो आखिर मैं यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने क्यों नहीं आ सकती? शिन कहती है ठीक है, मैं भी देख लेती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो, क्योंकि जज मैं हूँ तो डिसीजन मेरा होगा। कहती है कि इस स्टेज पर इंसाफ के साथ ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं
और तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। शन कहते हैं ठीक है फिर देख लेते हैं। एंड देन वो यहाँ से चली जाती है। एंड देन ये पूछता है कि आखिर वो लड़की कौन थी। और तभी इतने में यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि शाओ का नंबर आ गया है। एंड देन शाओ जब स्टेज पर सिंगिंग करने के लिए जाती है तो सभी ऑडियंस को उसकी सिंगिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और साथ ही साथ जजेस को भी। शिन को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है। एंड देन वो उसके सिंगिंग के बारे में बुराई करती है क्योंकि उसकी सिंगिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन उसे छोड़कर बाकी सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और जजेस भी शाओ से कहते हैं कि उसने शाओ को पास कर लिया है। शाओ बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है एंड यहाँ फू से आकर पूछती है कि बताओ मेरी सिंगिंग कैसी थी। फू कहता है तुमने तो सच में बहुत ही अच्छा गाया। एंड देन शाओ सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है। एंड देन वो इस कंपटीशन की विनर बन जाती है। यहाँ पर जो आइडियल होता है उसे शाओ की सिंगिंग बहुत ही पसंद आती है और वो उसकी काफी तारीफ करता है। हम देखते हैं कि ये म्यूजिक शो टीवी में आ रहा होता है और शीन यहाँ पर किसी क्लाइंट के साथ में होती है और वो तो शाओ को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है कि इस न्यू कमर की तो सिंगिंग कितनी अच्छी है, हम इसे कंपनी में लेते हैं तो हमारा बहुत ही फायदा होगा। और ये तो शाओ की बुराई करने लग जाती है, कहते हैं कि मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसीलिए इसे बिल्कुल भी मत लेना। एंड देन ये मिस्टर तुरंत मान जाता है, कहता है तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारी बात ही सुनूंगा, ये तो सिर्फ एक न्यू कमर है, ऐसे कई आएंगी और कई जाएंगी। दूसरी तरफ हम फू को देखते हैं जो कि उसे कांग्रेचुलेट कर रहा होता है कंपटीशन जीतने के लिए। कहता है कि मेरी मास्टर सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर ये कहती है तुम्हारी लाइन सच में बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है, तुम मुझे मास्टर क्यों कह रहे हो, क्या ये लाइन सेट हो चुकी है, क्या हम इस लाइन को चेंज नहीं कर सकते। तो कहता है कि मुझे तो ये लाइंस बहुत ही पसंद है, इससे ही पता चलता है कि आखिर मैं किसका हूँ और मेरी मास्टर कौन है। शाओ कहती है अच्छा ठीक है तुम्हें जो बोलना है बोल लो। कहता है कि वैसे मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, जो मेरे साथ रहता है उसके साथ सब अच्छा ही होता है। शाओ कहती है इसका मतलब तुम अपने आप को लकी बैट कह रहे हो। एंड देन वो उसकी बॉडी की तारीफ करने लग जाती है कि वो सच में एक टीवी शो के लिए सुटेबल है। एंड देन ये इसके काफी क्लोज आकर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी मास्टर को मेरा अपीयरेंस काफी ज्यादा पसंद है। शाओ सोचने लग जाती है कि इस बार का कॉमिक कैरेक्टर काफी ज्यादा डेयरिंग है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि एंजॉय कर रहा होता है। लड़कियों से कहता है कि अब तो मेरे पास पैसे ही पैसे हैं, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मेरे खुशी वाले दिन चल रहे हैं। और तभी यहाँ वेटर आकर ली को बिल भरने के लिए कहता है कि सिर्फ 36,000 ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और फिर ये अपना पर्स खोलकर तुरंत ही पैसे देने वाला होता है, लेकिन पर्स में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। ये देखकर ऐसा शॉक्ड हो जाता है, अपने पॉकेट्स वगैरह चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पर भी पैसे नहीं मिलते और न ही अपना कोई कार्ड मिलता है। एंड देन ये वेटर को लेकर अपने होटल रूम में जाता है, कहता है फिक्र मत करो मेरे पास बहुत पैसे हैं। एंड देन ये सारे पैसों का बैग खोलकर उसे दिखाने लगता है कि देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। तो वेटर चिल्लाता है कौन से पैसे, तो ये भी ऐसा देखकर शॉक्ड हो जाता है कि इन सब में तो कोई पैसे ही नहीं है। वेटर चिल्लाने लगता है कि तुम तो सिर्फ एक फ्रॉड हो जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा फायदा उठाने के लिए आए थे। एक तो तुम हमारे बार में आकर सारी महंगी महंगी ड्रिंक कर लिए और टॉप मॉडल्स को हायर भी कर लिया और बिल भरने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। वही चिल्लाते हुए कहता है कि मैं एक मल्टी मिलियनर हूँ, मेरे बारे में ऐसा मत बोलो और जरूर तुमने ही पैसे चुराए होंगे और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। रुको अपने मैनेजर को यहाँ पर बुलाओ। ये यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है जो कि ली को पकड़कर यहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। ये कह रहा है कि मेरे पैसों के बारे में पता लगाओ, मेरे पैसे कहाँ चले गए। ये लोग इसकी कोई बकवास नहीं सुनते और होटल से इसे बाहर निकाल कर इसके कपड़े वगैरह भी फाड़ देते हैं। इन लोगों से कहता है कि जरूर तुम लोगों ने ही मेरे पैसे चुराए हो ना। वेटर कहता है अगर फिर से तुमने हम पर झूठा इल्जाम लगाया या फिर से बकवास करा तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचकर जाओगे। ऐसा बोलकर वो लोग अपने होटल में चले जाते हैं। ली सोचने लगता है बिना पैसों के अब मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। तो फिर ये सोचता है कि शाओ तो अमीर हो चुकी है और अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं वापस से अमीर हो जाऊंगा। यहाँ हम मिस यू को देखते हैं, उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है कि उसके अकाउंट में से सारे पैसे गायब हो गए हैं। ये सुनकर ये शॉक्ड होती है, सोचने लगती है कि शाओ और उस मिस्टीरियस मैन ने मेरी कंपनी खरीदे थे, उन लोगों ने ही मुझे इतने सारे पैसे दिए थे, तो जरूर इन लोगों का उन सब से ही कुछ लेना देना होगा। मिस यू अपने उस गुंडे को कॉल करती है जिसने उसको हायर करा था और पूछती है कि उसने जो काम दिया था वो हुआ या नहीं, और फिर वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे बताता है कि विला तो पूरा खाली है, वहाँ पर कोई है ही नहीं। ये लोग शाओ को ढूंढने के लिए जाते हैं, सोचती है आखिर ऐसा कैसे, क्या उन लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता लग गया। लेकिन एक गुंडा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो यहाँ पर नजर रखा था
और मुझे वो शाओ के साथ वाला मिस्टीरियस मैन नजर भी नहीं आया। डिटेक्टिव यहाँ पर सारी फोटोज देखकर बता बंदे के तो सारे फोटोज भी गायब हो गए हैं। ये ऐसा सुनकर हैरान हो जाती है, सोचती है और सीक्रेटली कहाँ पर जाकर छुप गई है। और तभी ये लोग कंपटीशन की न्यूज देख लेते हैं और ये लोग को पता लग जाता है कि शाओ सिंगिंग कंपटीशन के लिए गई हुई है। फिर हम देखते हैं कि शाओ फो के साथ में होती है और तभी यहाँ पर स्टार कंपनी के असिस्टेंट का सीईओ आ जाता है और कहता है कि मेरे बॉस मिस्टर वांग आपसे मिलना चाहते हैं। आप काफी टैलेंटेड हो और मेरे बॉस को काफी पसंद आई हो, तो आपसे वो बात करना चाहते हैं। कहता है कि देखो तुम कितनी ज्यादा टैलेंटेड हो कि तुम लोगों को एक ही बार में पसंद आ जा रही हो। जब वो बात करने जाती है तो असिस्टेंट कहता है कि फिर उसके साथ अंदर नहीं जा सकता। मिस्टर वांग से अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कहते हैं कि वो उसे अपनी कंपनी का आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन वो उसे काफी कम पैसे दे रहे होते हैं और उसे कोई एडवांटेज भी नहीं दे रहे होते। इसी वजह से शाओ उसके साथ काम करने के लिए मना कर देती है। कहता है कि देखो अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगी तो तुम्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा। तो ये इसे मना करके चली जाती है। मिस्टर वांग शिंग को कॉल करके इस बारे में बताते हैं कि उसने मेरी कंपनी में काम करने से मना कर दिया है। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी और कंपनी को भी उसे साइन नहीं करने दूंगा। शाओ फो को बताती है कि वो बंदा मुझे मेरा ड्रीम पूरा करने से रोकना चाहता था, इसीलिए अब मैं किसी भी कंपनी के अंडर में काम नहीं करूँ। कहता है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो और तुम अपने दम पर कुछ भी कर सकती हो। रास्ते में जाते हुए बारिश होने लग जाती है। फिर शाओ कहती है ये मौसम कितना अजीब है, अचानक से बारिश होने लग गई और तभी ये इसे अपने कोट से कवर करता। लेकिन तभी जो मिस यूकी होती है वो इन लोगों को यहाँ से जाते हुए देख लेती है। एक तरफ वो कोई काम से शाओ को वेट करने का बोलकर चला जाता है और तभी शाओ के सामने एक कार रुकती है जिसमें उसका आइडियल बैठा होता है, जो उससे कहता है तुम मेरे साथ कार में आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ शो के बारे में कुछ खास बात करनी है। तो शाओ सोचती है कि वो अभी यहाँ पर नहीं आने वाला है, इसीलिए वो इसके साथ चली जाती है। ये तो इसे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में ले आता है। यहाँ पर आते ही इसके हाथ वगैरह टच करने लग जाता है। कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत ही प्रॉफिट होगा। ये कहता है कि तुम इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हारा सपोर्टर बन सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे कार दे रहा होता है। एंड देन शाओ पूछने लगती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। कहता है कि तुम बच्चे की तरह बिहेव क्यों कर रही हो, ये होटल का रूम गार्ड है। ये कहती है कि मैंने सिंगिंग कंपटीशन में इसीलिए पार्टिसिपेट करा था क्योंकि मैं अपने पुराने ड्रीम को पूरा करना चाहती थी और अपने पास्ट के रिग्रेट को खत्म करना चाहती थी। और अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने तो बहुत अच्छा किया था इस ड्रीम को छोड़कर मुझे अब ऐसी दुनिया में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहना। अब तक तो मैंने आपको अपना आइडियल मान लिया था और मैं आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान समझा करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप ऐसे टाइप के होंगे। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें इतना अच्छा मौका दे रहा हूँ, चुपचाप से इसका फायदा उठा लो। ऐसा बोलकर उसके पास जा रहा होता है। एंड देन ये कहती है कि अब मुझे किसी भी सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना, इसीलिए मुझे आपकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो उसे हरास करने की कोशिश करता है और शाओ हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है और तभी यहाँ पर फू आ जाता है। एंड देन वो उस बंदे को मारता है। एंड देन शाओ जल्दी से फू के पास आ जाती है। वो इस बंदे से कह देता है कि इसे तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो शाओ को लेकर चला जाता है और तभी शिन याओ अंदर वाले रूम से बाहर निकलती है और जो से कहता है कि मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता था। तो फिर ये कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अब शाओ अपना सिंगर बनने का ड्रीम छोड़ देगी और अपनी वही ऑर्डिनरी लाइफ जिएगी जहाँ से वो बिलोंग करती है। ये कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करा है तो मुझे भी कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। एक तरफ शाओ यहाँ पर अपसेट हो जाती है। ये कहता है कि मास्टर अगर तुम अपसेट हो तो फिर तुम रो लो। तो फिर ये कहती है अगर तुम इस तरह से बात करोगे तो मुझे रोना ही नहीं आएगा। तो फिर ये कहता है कि अपसेट होना बंद कर दो, ये वर्ल्ड वैसे भी इम्परफेक्ट और हार्श है और इसीलिए हमें भी अपने आप को हमेशा वैसा ही रखना चाहिए जिस तरह के हम हैं, तभी हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। और तभी नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शाओ की नींद खुलती है तो फिर फू इसे न्यूज दिखाता है कि उसकी और उसके आइडियल के बारे में न्यूज फैल गई है और उन दोनों की कार में बैठे बैठे फोटोज भी लीक हो गई है। कहती है कि आखिर ये सब क्या है। तो फिर वो उसे चिल्लाता है कि अगर कल तुमने मुझे रोका नहीं होता तो फिर मैं उसे अच्छे से मार के सबक सिखाता। और तभी यहाँ डोर पर कोई आ जाता है। ये लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो फिर यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आकर शाह से सवाल करने लगते हैं और उससे यहाँ पर पूछते हैं कि क्या उसका और उसके आइडियल जू का कुछ रिलेशन चल रहा है और क्या वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड है, जैसे ही बाहर रूमर फैल रही है। ये लोग शाह से सवाल पूछते हुए उसे डराने लग जाते हैं और तभी वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी फू उसे बचा लेता है और फिर वो यहाँ सभी रिपोर्टर्स को चिल्लाता है और इन लोगों को यहाँ से भगाकर दरवाजा बंद कर देता है। शाह यहाँ पर अपसेट होने लग जाती है कि आखिर ये सारी चीजें ऐसे कैसे हो गई
तो फिर ये कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाता हूँ। एंड देन शाओ उसे रोक लेती है और कहती है ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये कहता है कि अगर तुम ये सब प्रॉब्लम से बचना चाहती हो तो फिर तुम एक और विश करो, और अगर तुम फिर से एक ऑर्डिनरी सी लाइफ जियोगी तो तुम्हें ये सारी मुश्किलों का सामना नहीं करना होगा। एंड देन शाओ को कुछ आइडिया आता है और वो कुछ सर्च करने लग जाती है। एंड देन कहती है कि मुझे शक हो रहा है कि आखिर वो मिस्टर जू मेरे साथ इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे थे। तभी ये एक वीडियो देखती है जिसमें जू के साथ शीन हो रहा है। एंड देन वो कहता है कि ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिली। एंड देन हम देखते हैं कि शीन और यू साथ में होते हैं। यहाँ पर ये सोचती है अगर मिस्टर वांग को इस बारे में पता लग गया कि हम दोनों साथ में हैं। तभी यहाँ पर फू आ जाता है जिसे देखकर जू पहचान जाता है और कहता है तुम तो श्याओ के बॉडीगार्ड हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। देखो अगर तुमने हमें चोट पहुँचाया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही फेमस हैं। कहता है कि मैं तुम्हें एक ही चांस देता हूँ और मैं तुम दोनों में से किसी एक की जान छोड़ दूंगा, तो तुम लोग डिसाइड कर लो कौन यहाँ पर है। यहाँ पर आते ही इसके हाथ वगैरह टच करने लग जाता है। कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत ही प्रॉफिट होगा। ये कहता है कि तुम इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हारा सपोर्टर बन सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे कार्ड दे रहा होता है। एंड देन शाओ पूछने लगती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। कहता है कि तुम बच्चे की तरह बिहेव क्यों कर रही हो, ये होटल का रूम कार्ड है। ये कहती है कि मैंने सिंगिंग कंपटीशन में इसीलिए पार्टिसिपेट करा था क्योंकि मैं अपने पुराने ड्रीम को पूरा करना चाहती थी और अपने पास्ट के रिग्रेट को खत्म करना चाहती थी। और अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने तो बहुत अच्छा किया था इस ड्रीम को छोड़कर। मुझे अब ऐसी दुनिया में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहना। अब तक तो मैंने आपको अपना आइडियल मान लिया था और मैं आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान समझा करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप ऐसे टाइप के होंगे। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें इतना अच्छा मौका दे रहा हूँ, चुपचाप से इसका फायदा उठा लो। ऐसा बोलकर उसके पास जा रहा होता है। एंड नंगी कहती है कि अब मुझे किसी भी सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना, इसीलिए मुझे आपकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो उसे हरास करने की कोशिश करता है और शाओ हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है और तभी यहाँ पर फू आ जाता है। एंड देन वो उस बंदे को मारता है। एंड देन शाओ जल्दी से फू के पास आ जाती है। वो इस बंदे से कह देता है कि इसे तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो शाओ को लेकर चला जाता है और तभी शिन याओ अंदर वाले रूम से बाहर निकलती है और जो से कहता है कि मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता था। तो फिर ये कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अब शाओ अपना सिंगर बनने का ड्रीम छोड़ देगी और अपनी वही ऑर्डिनरी लाइफ जिएगी जहाँ से वो बिलोंग करती है। ये कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करा है तो मुझे भी कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। एक तरफ शाओ यहाँ पर अपसेट हो जाती है। ये कहता है कि मास्टर अगर तुम अपसेट हो तो फिर तुम रो लो। तो फिर ये कहती है अगर तुम इस तरह से बात करोगे तो मुझे रोना ही नहीं आएगा। तो फिर ये कहता है कि अपसेट होना बंद कर दो। ये वर्ल्ड वैसे भी इम्परफेक्ट और हार्श है और इसीलिए हमें भी अपने आप को हमेशा वैसा ही रखना चाहिए जिस तरह के हम हैं, तभी हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। और तभी नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शाओ की नींद खुलती है तो फिर फू इसे न्यूज दिखाता है कि उसकी और उसके आइडियल के बारे में न्यूज फैल गई है और उन दोनों की कार में बैठे बैठे फोटोज भी लीक हो गई है। कहती है कि आखिर ये सब क्या है। तो फिर वो उसे चिल्लाता है कि अगर कल तुमने मुझे रोका नहीं होता तो फिर मैं उसे अच्छे से मार के सबक सिखाता। और तभी यहाँ डोर पर कोई आ जाता है। ये लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो फिर यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आकर शाह से सवाल करने लगते हैं और उससे यहाँ पर पूछते हैं कि क्या उसका और उसके आइडियल जू का कुछ रिलेशन चल रहा है और क्या वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड है। जैसे ही बाहर रूमर फैल रही है, ये लोग शाह से सवाल पूछते हुए उसे डराने लग जाते हैं और तभी वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी फू उसे बचा लेता है और फिर वो यहाँ सभी रिपोर्टर्स को चिल्लाता है और इन लोगों को यहाँ से भगाकर दरवाजा बंद कर देता है। शाह यहाँ पर अपसेट होने लग जाती है कि आखिर ये सारी चीजें ऐसे कैसे हो गई। तो फिर ये कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाता हूँ। एंड देन शाह उसे रोक लेती है और कहती है ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये कहता है कि अगर तुम ये सब प्रॉब्लम से बचना चाहती हो तो फिर तुम एक और विश करो, और अगर तुम फिर से एक ऑर्डिनरी सी लाइफ जियोगी तो तुम्हें ये सारी मुश्किलों का सामना नहीं करना होगा। एंड देन शाह को कुछ आइडिया आता है और वो कुछ सर्च करने लग जाती है। एंड देन कहती है कि मुझे शक हो रहा है कि आखिर वो मिस्टर जू मेरे साथ इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे थे। तभी ये एक वीडियो देखती है जिसमें जू के साथ शीन होता है। एंड देन वो कहता है कि ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिली। एंड देन हम देखते हैं कि शीन और यू साथ में होते हैं। यहाँ पर ये सोचती है अगर मिस्टर वांग को इस बारे में पता लग गया कि हम दोनों साथ में हैं। तभी यहाँ पर फू आ जाता है जिसे देखकर जू पहचान जाता है और कहता है तुम तो श्याओ के बॉडीगार्ड हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। देखो अगर तुमने हमें चोट पहुँचाया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही फेमस हैं। कहता है कि मैं तुम्हें एक ही चांस देता हूँ और मैं तुम दोनों में से किसी एक की जान छोड़ दूंगा, तो तुम लोग डिसाइड कर लो कौन यहाँ पर रहने वाला है और कौन बच के जाने वाला है।
तुम सिर्फ एक छोटी मोटी सिंगर हो और मैं बहुत ज्यादा फेमस हूँ, तो इस इंडस्ट्री को मेरी ज्यादा जरूरत है, तुमसे कहीं ज्यादा। ये कहती है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे फैंस को इस बारे में पता चल गया कि तुमने मुझे पाने के लिए शाह को फेम किया और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, तो जरा सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये दोनों लोग एक दूसरे की पोल खोले जा रहे होते हैं और जो होता है इन दोनों को सीसीटीवी के जरिए इन दोनों की लड़ाई लाइव कर देता है और इन लोगों के सारे फैन इन दोनों की असलियत देख लेते हैं। ये सब देखकर शाह तो काफी खुश होती है। मिस्टर वांग भी वीडियो देख लेते हैं तो फिर उन्हें पता लग जाता है कि शीन उन्हें धोखा दे रही थी और उसका तो जू के साथ पैर चल रहा है। इन्हें बहुत ही गुस्सा आता है कि शीन उनके साथ है ही नहीं। एक तरफ शाह जो की म्यूजिक कंपटीशन के बारे में बात करने के लिए आई हुई होती है कि वो लिन और जू दोनों को ही जजेस की पोजीशन पर से हटाना चाहती है। यहाँ लिन और जू की बेइज्जती हो जाती है और इन दोनों को अपने जजेस की पोजीशन छोड़कर जाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से सभी फैंस काफी खुश हो जाते हैं। एंड देन यहाँ पर ये भी अनाउंसमेंट हो जाता है कि शाह ने इस कंपटीशन से खुद से विथड्रॉ कर लिया, तो सभी फैंस अपसेट हो जाते हैं कि वो तो इतनी टैलेंटेड थी तो उसने ऐसा क्यों किया। वो शाह से पूछता है कि तुम्हें कोई रिग्रेट तो नहीं फील हो रहा ना, तो ये कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपने आप को प्रूव कर लिया और वैसे भी मैं इस इंडस्ट्री में अब नहीं आना चाहती हूँ। दूसरी तरफ मिस यो अपने हायर किए हुए गुंडों पर चिल्ला रही होती है कि वो अब तक कुछ भी नहीं कर पाया। एंड देन वो शाह के एक्स बॉयफ्रेंड ली को किडनैप करवा लेता है एंड उसे धमकी देकर काम करने के लिए कहती है कि वो जाकर शाह को कैसे भी करके अपने बातों में फंसाए एंड देन उसे यहाँ लेकर आए, तभी वो लोग उसकी जान को छोड़ेंगे, नहीं तो फिर वो गया। एंड देन हम देखते हैं कि ली शाह उसे कॉल करके माफी मांगने के बाहर बुलाता है, कहता है कि एक बार लास्ट बार मुझे मिलने का मौका दे दो। पहले तो वो उसे काफी मना करती है लेकिन फिर मान जाती है। वो उसे मनाने की कोशिश करता है, अच्छी खासी एक्टिंग करता है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होती। कहती है मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, ऐसे कहकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन ली उसे जल्दी से बेहोश करके उसे गुंडे के पास ले आता है। कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ? मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा था और अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये करना ही था। एंड तभी यहाँ पर मिस यू आ जाती है। फिर तभी शाह को पता लग जाता है कि इन गुंडों को तो उसने हायर किया। कहती है आज तक किसी ने भी कभी भी मुझे प्रोवोक नहीं किया और तुम पहली हो जिसने कि मुझसे पंगा लिया। एंड देन वो शाह से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे कितने $1 मिलियन का नुकसान हुआ है। तुम ये बताओ कि वो मिस्टीरियस मैन अचानक से गायब कैसे हो गया और आखिर तुम दोनों के पास इतने पैसे आए कहाँ से? ये गुंडे यहाँ पर शाह को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ फू आ जाता है। उसे बताता है कि अब उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। कहती है कि 7 दिन इतने जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। कहता है लेकिन फिक्र मत करो, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं तुम्हें इन सब से बचाऊंगा। एंड देन ये सभी से फाइट करता है एंड देन उसे प्रोटेक्ट करके यहाँ से ले जाता है। एंड देन घर पहुँचने के बाद उससे डिस्कस करता है कि अब वो थोड़ी ही देर में गायब हो जाएगा और वो कहता है कि अब तुम अपनी नेक्स्ट विश मांगकर नेक्स्ट कॉमिक हीरो चूज कर सकती हो। यहाँ पर वो उसे किस करते हुए कह रही है कि मुझे सेपरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। यहाँ पर वो उसे किस करती है, वो भी उसे किस करने वाला होता है लेकिन फिर वो गायब हो जाता है। एंड देन ये अपने आप को समझाती है कि इसे ड्रीम समझकर भूल जाना चाहिए। एक तरफ मिस लियो को इस सब चीजों के बारे में पता चल जाता है क्योंकि उसने इसके पीछे डिटेक्टिव लगाया होता है। इसी देख लेती है कि कैसे वो बंदा अचानक से गायब हो गया। वो कॉमिक बुक उसे ला कर दे देता है एंड तभी कॉमिक में से वो थर्ड मेन लीड बाहर आ जाता है। एंड देन इसे देखकर ये भी शॉक्ड हो जाती है। ये इसे अपना मास्टर समझ लेता है और पूछने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी कौन सी विश पूरी करनी है। ये समझ जाती है कि पिछले जो 2 बंदे थे वो भी कॉमिक में से आए हुए थे, इसीलिए वो लोग उसकी विशेष पूरी कर रहे थे। एंड देन ये इसके सामने इसकी मास्टर बनने की एक्टिंग करती है और इसे कहती है कंपनी हैक करने के लिए। एक तरफ इसे पता चलता है कि इसकी कंपनी हैक हो गई है, इसीलिए हेल्प के लिए इसे फाइनली कॉमिक बुक में से किसी मेल लीड को बाहर बुलाना पड़ता है। यहाँ जो मेल लीड बाहर आता है वो इसकी बहुत हेल्प करता है। एंड देन फाइनली ये ढेर सारे लोगों को लेकर आती है शाह को मारने के लिए। यहाँ इसके साथ कॉमिक बुक वाला मेल लीड भी होता है। यहाँ पर जो शाह होती है वो विश मांग कर पुराने 2 मेल लीड्स को भी बुला लेती है ताकि ये सब लोग मिलकर उससे लड़ सके। एंड देन एक जो मेल लीड होता है बैड फीमेल कैरेक्टर की तरफ, उसे पता चलता है कि उसका मास्टर वो नहीं बल्कि उसकी मास्टर तो कोई और है। एंड देन यहाँ सभी लोग मिलकर उन लोगों की बैंड बजाते हैं। एंड देन सभी लोग मिलकर कहते हैं कि फाइनली अब हमारे जाने का टाइम आ गया है। शाह कहती है इस बार नहीं। एंड देन वो चिल्लाकर विश मांगती है और विश ये होती है कि ये तीनों के चारों यही हमेशा रह जाएं। एंड देन ये लोग रियलाइज करते हैं कि अब ये लोग कॉमिक में लीड नहीं रहे बल्कि अब ये लोग एक नॉर्मल इंसान बन चुके हैं। एंड देन अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग यहीं पर इस पृथ्वी पर दोस्त बनकर अच्छे से एक दूसरे के साथ रहेंगे। एंड देन इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।